Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। तो गाइज एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारी जो इंडिया वाली बुक थी उस बुक के अंदर हमने पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है। सेकंड चैप्टर जो है वो फिफ्थ चैप्टर के साथ मर्ज हो चुका है एंड नाउ हमने तीसरा पार्ट भी ख़त्म कर दिया था और चौथा चैप्टर जो था उसका चैप्टर का नाम था इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन। दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर हमने वीडियो के 4 पार्ट अपलोड किए हुए थे, लेकिन वीडियो का ये 5वां पार्ट है जो थोड़ा सा लेट आया है। लेट इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर कुछ नए अपडेट्स आए थे इस चैप्टर के अंदर जो मैंने इस वीडियो के 5वें पार्ट के अंदर डाल दिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि वीडियो के 5वें हिस्से में जो भारत के विदेशी संबंध थे उससे रिलेटेड क्या बात की गई है इसके अंदर। ओके तो देखेंगे अब हम यहाँ पे इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में। दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये नई चीज़ अपडेट हुई है हमारे सिलेबस में। नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के टाइम की बात है ये, इसी वजह से इसको सीबीएसई बोर्ड ने दोबारा से इसको डाला है आपके नए टॉपिक्स में। और नई और चीज़ क्या ऐड हुई है वो भी हम न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड इसके अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले तो हम इस बात की कि इज़राइल जो कंट्री है वो एक ऐसी कंट्री थी जो इस्लामिक कंट्रियों की कैटेगरी में आती थी। और जब हमारे देश को आज़ाद हुए आज की डेट में कितना ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि शुरुआती समय में जिस टाइम पीरियड में हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, उसी के जस्ट कुछ समय के बाद 1 साल के बाद इज़राइल को भी आज़ादी मिल गई थी। दोस्तों इज़राइल और हमारा भारत दोनों एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अंडर में यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में कॉलोनी बनाया हुआ देश था। हमने भी 1947 में और इन्होंने 1948 के अंदर आज़ादी ली ब्रिटिश कॉलोनी से। और दोस्तों उस टाइम पीरियड पर इज़राइल के साथ इंडिया का एटीट्यूड कह सकता हूँ, इट मीन्स मैं रवैया कह सकता हूँ, जो सही तरीके से स्पष्ट नहीं था यानी कि अस्पष्ट था। तो यानी कि हमें ये देखना है कि इस टाइम पीरियड पर ये जो नॉन इस्लामिक नोशन दैट मीन्स नॉन इस्लामिक जो कंट्री है इसके साथ हमने अपने रिलेशन को कैसे बिल्डअप करा, कैसे हमने इनके साथ अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करने की कोशिश करी। हालांकि 1947 के टाइम पीरियड के बाद हमारे इनसे रिलेशन सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं थे। हमने दूसरी कंट्रियों के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करी थी, बट इज़राइल की तरफ हमारा जो मैं कह सकता हूँ रवैया था या एटीट्यूड था वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं था कि हमारा और इज़राइल का संबंध क्या होगा। देन फाइनली होता क्या दोस्तों, फाइनली इसकी शुरुआत होती है एक ऐतिहासिक मोड़ से। Historical and culture tie between the India and the Israel have gone back from time immemorial। आप देखेंगे कि 1992 के अंदर जब हमने 1991 के अंदर LPG जो हमने क्या कहते हैं अपनी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण, उसके बाद वैश्वीकरण और साथ में हमने देखा था निजीकरण, जब ऐसी पॉलिसी हमने विदेशी संबंध के साथ बनाने की कोशिश करी तो उसी के 1 साल के बाद हमने ये देखा कि हमारे भारत देश के अंदर इज़राइल एम्बेसी खुली 1992 के टाइम पीरियड में। पहली बार ये एम्बेसी हमारे भारत में 1992 के टाइम पे खुली थी, जिससे कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि इज़राइल के साथ हमारा फॉर्मली जो डेवलपमेंट था डिप्लोमेसी पॉलिसी का, दैट मीन्स औपचारिक संबंध, वो यहाँ से स्टार्ट हुए। आज़ादी पाए हुए 1947 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 45 साल के बाद या 46 साल के बाद 1992 में जाके, थोड़ा सा ही आगे पीछे हो सकता है ईयर में तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1992 के अंदर जाके इज़राइल की एम्बेसी हमारे भारत में बनी और हमारी एम्बेसी इज़राइल के अंदर बनी। तो दोस्तों उस टाइम पीरियड पर आप देख सकते हो, ये मैंने विकिपीडिया से लिंक उठाया है आपको ये बताने के लिए कि 1992 के अंदर जब ये एम्बेसी बनी तो उस टाइम पीरियड पर दूतावास दैट मीन्स एम्बेसडर हमारे इंडिया के अंदर समय समय पे नियुक्त होते रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कौन कौन से हैं एट प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर 2018 के अंदर एम्बेसडर जो थे इज़राइल के वो यहाँ पे भारत में अपॉइंट हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका नाम है रोन मालका जो है एट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे एम्बेसडर हैं इज़राइल की तरफ से।
और इसराइल के एम्बेसी में काम करती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से 1992 के बाद हमने देखा कि हमारे संबंध जो थे ठीक ठाक हुए। लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का जो रिलेशन था इसराइल से उस समय पे भी फॉर्मली बना था, सही तरीके से रिलेशन बिल्डअप नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों बिल्डअप कब हुआ रिलेशन? 1996 में जब पहली बार भाजपा की सरकार आई और 1998 के अंदर जब दोबारा भाजपा की सरकार आई, जिसे आप एनडीए गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उस गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करी इसराइल से। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 1996 से 1998 के बीच में इसराइल से हमारा संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम अपने वेपन्स के वो इसराइल से ही खरीदते हैं। और दोस्तों जब एट प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर पूरी तरीके से इसराइल से बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करी। 2017 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2018 के इसराइल के जो प्रधानमंत्री जिन्हें आप बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं, इनका नाम आप इसराइल नेम है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इनके साथ जब डिप्लोमेसी पॉलिसी सही तरीके से बनाई गई उसके बाद अब जाके इसराइल से हमारे संबंध जो है बहुत अच्छे हैं। इसराइल छोटी सी कंट्री, लेकिन दोस्तों अपने व्यापार की वजह से वो आसपास के नेशन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया और इसराइल का रिलेशन बिल्डअप होता है और कितने पुराने समय से ये रिलेशन बिल्डअप होते जा रहे हैं। रिलेशन बिल्डअप करने का हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम पूरी तरीके से सुरक्षा और रक्षा की बात करेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करेंगे, साथ में हम स्पेस एंड रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड बातें आपस में शेयर करेंगे। हम जल और एनर्जी यानी कि वाटर एंड एनर्जी के बारे में उनको बचा के रखने की कोशिश करेंगे। हम जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, कृषि विकास होगा, ये दोनों कंट्री मिलकर आपस में करने की कोशिश करेगी। तो ये मेन डिप्लोमेसी पॉलिसी बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि हम पूरी तरीके से हर एक कॉपरेशन पे काम करें, सिक्योरिटी डिफेंस पे काम करें, काउंटर टेररिज्म पे काम करें, स्पेस रिसर्च पे काम करें, वाटर एंड एनर्जी पे काम करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम करें। और ये कंट्रियां आपस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम पूरी तरीके से इनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने का हमारा मकसद साथ में टेक्नोलॉजी शेयर करना भी हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ के ये रिलेशन बिल्डअप करे हैं। आई होप ये चीज़ आगे बनी रहेगी ऐसी। दूसरी बात करते हैं अब हम इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत शुरुआती समय से एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी पर अटैक करने की नहीं सोची, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो 1961 के वॉर के बाद जो हमारा चाइना से वॉर हुआ था, उस टाइम पीरियड के बाद भारत ने पूरी तरीके से ये कर लिया कि उसे परमाणु बम रखना ही पड़ेगा। हालांकि इससे पहले कभी भी उन्होंने परमाणु बम नहीं बनाए थे या यूज़ करने की कोशिश नहीं करी या रखने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर जो भी चीज़ें होती है उनसे दूर रहे। डेटरेंस मतलब कहने का मतलब निवारक उनका मेन मकसद था कि कोई भी चीज़ लड़ाई से ना बातचीत से ज़्यादा हल हो सके। लेकिन दोस्तों फिर भी हमने बाद में अपने देश को न्यूक्लियर संपन्न देश बनाया था और फिर फाइनली हमने ये कसम ज़रूर खाई थी कि हम पहले इसका यूज़ नहीं करेंगे अगर हम इसको बना भी रहे, क्योंकि पूरी तरीके से हम यूएन की जो पॉलिसीज़ होती है, क्योंकि यूएन यूनाइटेड नेशन पूरे विश्व के अंदर शांति कायम करना चाहता है और हम यूनाइटेड नेशन की सभी बातों को पूरी तरीके से मानते हैं। तो इसीलिए हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम क्या कहते हैं यूएन की पॉलिसी के अगेंस्ट में जाएंगे, है ना। और इवन भारत तो ये चाहता है कि पूरी तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है वो न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बन जाए, सभी नेशंस अपने हथियारों को त्याग दें, वॉर की कोई क्षमता ही नहीं रहेगी, वॉर की कोई मतलब युद्ध की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी अगर सारी कंट्री अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज के तहत सारे बमों को त्याग देंगे। तो भारत भी उनमें से एक है। भारत ने सिर्फ ये जो परमाणु परीक्षण करे हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि आसपास की कंट्री जो है वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है कि इस कंट्री, भारत जैसी कंट्री, शांति प्रिय कंट्री को कहीं ना कहीं ये मिसाइलें रखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तो था पुराने टाइम पीरियड में, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चीज़ें चेंज हुई है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई 2014 के अंदर, 26 मई 2014 के टाइम पीरियड में मोदी जी आते हैं भारत के अंदर और मोदी जी ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि नो फर्स्ट यूज़, जो हमने कहा था कि हम
पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोदी की गवर्नमेंट आते ही इस वर्ड को चेंज कर दिया गया। यूँ कहा गया कि नो फर्स्ट यूज़ कैन बी रिव्यूड, मतलब नो फर्स्ट यूज़ को दोबारा से क्लियर किया जा सकता है। और दोस्तों ये पॉलिसी जो होगी हमारे इंडियन रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी के तहत होगी। कहने का मतलब ये है कि पुराने टाइम पीरियड पे जिन्होंने भी चीज़ें करी थी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही ये बात क्लियर हो गई कि भाई हम पहले यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी भारत देश की सिक्योरिटी पे और हमारे आंतरिक मामलों पर निर्भर करता है कि हम न्यूक्लियर बमों का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के टाइम पे रही थी। आप ये देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा स्टेप लिया था उस टाइम पीरियड पर ऑफिस में आते ही। और दूसरा जो था दोस्तों न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जैसे आप NSG बोलते हैं दोस्तों, इसमें हमारा देश जो है 35वां देश बना था। 35वां देश बनने का मेन मकसद इसका यही था कि ये भी पूरी तरीके से NP नॉन प्योरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन करेगी। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रियाँ वो कंट्रियाँ होती हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम होते हैं लेकिन वो किसी को बेचते नहीं हैं। भारत इनमें से कंट्रियों में से नहीं था, NSG का मेंबर नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो NSG का मेंबर बना। और फाइनली अब भारत भी जो है वो परमाणु बमों को बेच सकता है, खरीद सकता है, जबकि वो पहले ऐसा नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी CTBT और NPT के खिलाफ थी, क्योंकि इस संधि के तहत ये हुआ था कि जितनी कंट्रियों के पास परमाणु बम है अब वही कंट्रियाँ बम रख सकती हैं और दूसरी कंट्रियों को बम नहीं बेचेंगी। जबकि इससे जो बेचारे जो दूसरे नेशन से दूसरे देश थे उसमें कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों में कमी आ सकती थी, इसलिए भारत भी उनमें से एक था। इसलिए उन्होंने CTBT और NPT का बहिष्कार करा था। अब ये CTBT क्या है, NPT क्या है, ये आप जब कोल्ड वॉर वाला चैप्टर अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड वाली बुक का, तो उसमें इस चीज़ को क्लियर करा गया है। NSG के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। हम 35वें देश बने थे उसमें। इससे पहले बहुत सारे नेशंस थे, लेकिन आज भी बहुत सारे नेशन जो है NSG के मेंबर नहीं हैं। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो दिस इज़ न्यू अपडेटेड सिलेबस। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। और हम जल्द ही अब दोस्तों आपको वीडियो के जल्द ही हम आपको अब 5वें चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ये वीडियो का 5वां पार्ट था। वीडियो के 4 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके थे। आई होप आपने वो सभी पार्ट्स देखे होंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द 5th चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।